स्फेरिकल मिरर के रिफ्लेक्शन को आगे ले जाते हुए अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर। तो अलग अलग पोजीशन अगर ऑब्जेक्ट की हो मिरर के सामने तो इमेज कहाँ पे बनेगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन के लिए। कॉनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन के लिए हम बहुत सारे पॉइंट्स लेंगे या बहुत सारे पोजीशंस लेंगे और उनके रिस्पेक्ट में इमेज की फॉर्मेशन को देखेंगे। तीन चीज़ों पे बहुत ज़रूरी का ध्यान रखेंगे। पहला, इमेज किस पॉइंट पे बन रही है, इमेज का नेचर क्या है, इमेज का साइज़ क्या है, कहने का मतलब मैग्नीफिकेशन क्या है। तो आइए बेटा शुरू करते हैं। इन सब चीज़ों को करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप पिछली वीडियो को देखें और वहाँ पे जो हमने रूल्स पढ़ाए हैं कि जो भी इमेज बनेगी वो उन्हीं रूल्स पे बेस्ड होगी कि रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन क्या क्या हैं। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो पहला रूल जो था, जो हमने पिछले वीडियो में बताया था, वो ये था कि अगर कोई भी रे इंसिडेंट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर के जाती है तो ऐसे केस में वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से कट होकर के जाएगी, है ना। दूसरा रूल ये था कि अगर कोई भी रे फोकस से होके जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पैरेलल फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर फोकस से कोई रे जाएगी तो वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली रे अपने पाथ को रिट्रेस करते हुए कहाँ से, उसी पाथ पे वापस लौट जाएगी। कहने का मतलब रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे आपको सेम पाथ पे देखने को मिलेगी। और जो हमारा चौथा रूल था वो ये कहता था कि अगर कोई रे ऑब्लिकली गिर रही है पोल पे सेंटर ऑफ मिरर के तो ऐसे केस में वो जितना एंगल बनाती है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ उतना ही एंगल बना करके आगे निकल जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। आगे की बात कर लेते हैं बेटा। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे कॉनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन के लिए हमने यहाँ पे 6 पोजीशंस लेनी है। सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि हम ऑब्जेक्ट को सबसे दूर से पास लेकर के आएंगे। कहने का मतलब ऑब्जेक्ट मिरर से मैक्सिमम कितना दूरी पे रह सकता है और धीरे धीरे फिर हम ऑब्जेक्ट को पास लेकर के आएंगे, ठीक है। और इस तरीके से हमको एक पैटर्न भी देखने को मिलेगा इमेज फॉर्मेशन में, जिसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूँगा, ठीक है। सबसे पहले चलिए पहला रे डायग्राम देखते हैं जहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रखा है इन्फिनिटी पे, ठीक है। सबसे दूर ऑब्जेक्ट कहाँ रह सकता है बेटा, इन्फिनिटी पे। तो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पोजीशन पे रखा जाएगा या इन्फिनाइट पोजीशन पे रखा जाएगा तो ऐसे केस में इन्फिनिटी से आने वाली 2 पैरेलल रेस कहाँ पे कट करेंगी, अभी आपने रूल पढ़ा है, फोकस पे कट करेंगी एक दूसरे को। अगर ये एक दूसरे को फोकस पे कट करेंगी तो ऐसे केस में जो इमेज की फॉर्मेशन होगी वो कहाँ पे होगी बेटा, फोकस पे होगी। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहेगा इमेज फोकस पे बनेगी और बहुत ही छोटी बनेगी। कहने का मतलब हाईली डिमिनिश्ड बनेगी, पॉइंट साइज बनेगी। क्यों, क्योंकि दोनों ही रेस एग्जैक्टली फोकस पे आके कट करेंगी और इमेज की जो फॉर्मेशन है वो फोकस या फोकल पॉइंट के ऊपर होगी। कहने का मतलब इमेज की जो साइज होगी वो बहुत ही ज़्यादा छोटी होगी। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो इमेज है वो रियल और इन्वर्टेड बनेगी बिकॉज इट इज़ फॉर्म्ड बाय द एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट। रे एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रही हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज, ठीक है। अब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और पास लेकर के आते हैं और उसको बियॉन्ड सी रखते हैं। कहाँ रखते हैं, बियॉन्ड सी। कहने का मतलब ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रखते हैं। तो ऐसे केस में हम देखेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रखा हुआ है तो इमेज की फॉर्मेशन कहाँ पे होगी। इमेज की फॉर्मेशन के लिए हमें ध्यान रखना है कोई भी 2 रेज हम लेंगे अकॉर्डिंग टू आवर रूल्स, ठीक है ना। हमारे पास 4 रूल हैं, हम उनमें से कोई भी 2 रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं और रे का डायग्राम बनाएंगे जिसे हम रे डायग्राम कहते हैं और इमेज की फॉर्मेशन देखेंगे। तो बेटा ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे ऑब्जेक्ट का रे डायग्राम। जब वो कहाँ पे रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रखा हुआ है या बियॉन्ड सी रखा हुआ है। अब यहाँ पे बात करते हैं इमेज की फॉर्मेशन कहाँ पे हो रही है। इमेज की फॉर्मेशन आपकी हो रही है बिटवीन एफ एंड सी। कहने का मतलब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में इमेज की फॉर्मेशन हो रही है। ऑब्जेक्ट की साइज आप देखेंगे तो पिछले केस से थोड़ी सी बड़ी हो गई है। कहने का मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट की साइज है वो डिमिनिश्ड हो गई है, ठीक है। तो इमेज कहाँ पे बन रही है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, और ऑब्जेक्ट की साइज कैसी हो रही है, डिमिनिश्ड हो गई है। अभी भी ऑब्जेक्ट की साइज इमेज की साइज ऑब्जेक्ट से छोटी है, ठीक है। तो इमेज हमारी कैसी बन रही है, डिमिनिश्ड बन रही है। और डिमिनिश्ड इमेज
जो होगी उसकी साइज ऑब्जेक्ट से छोटी होगी। ये भी इमेज एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट से बन रही है, इसीलिए कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। तीसरी पोजीशन के लिए चलते हैं, जब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है। इमेज की फॉर्मेशन देखते हैं बेटा। इमेज की फॉर्मेशन के लिए हमने एक रे ऑफ लाइट कैसे ले ली है, पैरेलल ले ली है प्रिंसिपल एक्सिस के, जो कि कहाँ कट होकर के जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी। दूसरी रे ऑफ लाइट हम फोकस से भेज देते हैं। ठीक है ना, दूसरी रे ऑफ लाइट हमने कहाँ से भेज दी, फोकस से होकर भेज दी, जो कि आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ऐसे केस में आप देखोगे जो दोनों रेज ऑफ लाइट्स हैं वो एक दूसरे को कट कहाँ पे कर रही हैं बेटा, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की जगह पे ही कट कर रही हैं, और इमेज की फॉर्मेशन भी आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही हो रही है। ठीक है, साइज ऑफ इमेज की बात कर लें तो अब इमेज की साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर हो जाएगी। ठीक है ना, इमेज की साइज किसके बराबर हो गई बेटा, ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर हो गई। ये इमेज भी एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट से बन रही है, इसीलिए रियल एंड इन्वर्टेड कहलाएगी। अब यहाँ पे एक पैटर्न में आपको देखिए, मैंने आपको 3 रे डायग्राम्स बताए और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक बहुत ही आसान सा पैटर्न है, जिससे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है या कहाँ पे होगी। अगर आपको ये पैटर्न दिख रहा है तो आपको ये दिखेगा कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को मिरर के क्लोज लेकर के आ रहे हैं, कौन के मिरर के क्लोज लेकर के आ रहे हैं, वैसे वैसे ही इमेज जो है वो कौन के मिरर से दूर होती जा रही है। पहले तीनों एग्जांपल्स को एक बार फिर से देख लेते हैं। जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख रहे थे तो इमेज कहाँ बन रही थी, फोकस पे बन रही थी। जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रख रहे थे तो ऐसे केस में इमेज कहाँ बन रही थी बेटा, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बन रही थी। कहने का मतलब इमेज शिफ्ट हो गई और अवे फ्रॉम द मिरर शिफ्ट हो गई। जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गई। कहने का मतलब इमेज और शिफ्ट हो गई, किससे, मिरर से दूर हो गई। दूसरी चीज़ जो यहाँ ध्यान रखने वाली बात है वो ये है बेटा कि आपको ये देखना है कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लाते जा रहे हैं वैसे वैसे इमेज दूर तो हो रही है, लेकिन उसकी साइज भी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। कहने का मतलब पहले इमेज कैसी बनी, हाईली डिमिनिश्ड बनी या बेसिकली पॉइंट साइज बनी। सेकंड केस में हमारे पास जो इमेज बनी वो डिमिनिश्ड बनी। कहने का मतलब साइज ऑफ जो इमेज की थी वो थोड़ी सी बड़ी हो गई। तीसरे केस में जो इमेज है वो सेम साइज की बनी। अब हम चौथे केस में ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे। कहाँ रखेंगे बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। ठीक है, तो हमारा फोर्थ रे डायग्राम हो गया जहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। जब ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा हमने, तो ऐसे केस में इमेज जो हमारी फॉर्म होगी, हमको कोई भी 2 रूल का इस्तेमाल करना है इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो जो इमेज हमारी फॉर्म हुई, इमेज कहाँ पे फॉर्म हुई बेटा, इमेज फॉर्म हो रही है हमारी बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी कहने का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर हो रही है। साइज अगर आप इमेज की देखेंगे तो वो ऑब्जेक्ट से बड़ी है, तो ऐसे केस में हम साइज लिखेंगे इन लार्ज। इन लार्ज कहने का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट की साइज से इमेज की साइज ज़्यादा बड़ी है। ठीक है, और ये भी इमेज एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट की वजह से हो रही है, तो ऐसे केस में हम कहेंगे कि इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। ध्यान रखना है कि जब भी इमेज एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट से बनेगी तो ऐसे केस में इमेज कैसी होगी, इमेज होगी रियल और इन्वर्टेड। अगले केस पे चलते हैं, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख रहे हैं, फोकस पे रख रहे हैं। ऑब्जेक्ट को जब हम फोकस पे रखेंगे तो फिर से 2 पैरेलल रे ऑफ लाइट देखेंगे। अगर हम भेजते हैं तो ऐसे केस में दोनों रे ऑफ लाइट पैरेलली एक दूसरे के साथ चली जाएंगी, और कहाँ पे हम मानते हैं ये कट करेंगे एक दूसरे को, इन्फिनिटी पे कट करेंगी बेटा। ठीक है ना, मैंने क्या बोला कि यहाँ पे जो 2 रे ऑफ लाइट है वो एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। अगर पैरेलल हो जाएंगे तो एक दूसरे को कहाँ पे जाके कट करेंगे, हम ये मान लेते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि ये दोनों पैरेलल रेज एक दूसरे को जाके इन्फिनिटी पे कट करेंगी, और ऐसे केस में इमेज जो बनेगी वो इन्फिनिटी पे बनेगी और बहुत ही ज़्यादा बड़ी बनेगी विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। तो कहने का मतलब इमेज की जो साइज होगी वो हो जाएगी हाईली इनलार्ज्ड। अगर हम बात करें तो यहाँ भी जो इमेज है वो एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट से बन रही है, तो इसकी वजह से जो इमेज होगी वो हो जाएगी रियल एंड इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट के लिए नेक्स्ट जो पोजीशन होगी वो होगी फोकस और पोल के बीच में, या हम ये कह सकते हैं ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल। अब ये पहला ऐसा केस होगा बेटा जहाँ पे आपकी जो इमेज है उसकी फॉर्मेशन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर नहीं होगी। क्लियर है, इस चीज़ को ध्यान रखना है कि ये पहला ऐसा आपके पास केस मिलेगा इस पूरे 6 केसों में जहाँ पे इमेज की फॉर्मेशन लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर नहीं होगी। बिकॉज अगर हम रिफ्लेक्टेड रेज की बात करें तो आप देखो कि वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, और जब एक दूसरे से दूर जाएंगी तो लेफ्ट साइड में बिल्कुल भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। तो ऐसे केस में क्या करना पड़ता है बेटा,
ऐसे केस में हमको बढ़ाना पड़ेगा, रे को खुद से बढ़ाना पड़ेगा और ये इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर बनने का मतलब ये है कि जब हम ऑप्टिकल अपीयरेंस बनाएंगे ऑब्जेक्ट का, कहने का मतलब जो रिफ्लेक्टेड रेस हैं उनको एक्सटेंड करेंगे, तो ऐसे केस में ये दोनों एक दूसरे को, जो दोनों हमारी रिफ्लेक्टेड रेस हैं वो एक दूसरे को कट करेंगी बिहाइंड द मिरर, और ऐसे केस में जो इमेज की फॉर्मेशन होगी वो बिहाइंड द मिरर होगी। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट से काफ़ी ज़्यादा बड़ी बनेगी, तो इसीलिए हम ये कहेंगे कि जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, इन लार्ज बनेगी। अब यहाँ पे ध्यान रखना है बेटा कि जो इमेज है वो होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, बिकॉज ये एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट की वजह से नहीं हो रही है। ये इमेज जो बन रही है हमारी, ये बन रही है किसकी वजह से, ऑप्टिकल अपीयरेंस की वजह से या एक्सटेंशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेस की वजह से, तो इसलिए ये हो जाएगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो बेटा यहाँ तक हमने आज पढ़ लिया और हमने ये देख लिया कि कॉनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन के कितने केसेस हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको ये पूछा जा सकता है कि रे डायग्राम अगर कंप्लीट नहीं है, ठीक है, तो इस रे डायग्राम को आप कंप्लीट करें, या आपको इंसिडेंट रे दे दी जाएगी और आपसे 4 ऑप्शंस में ये पूछा जाएगा कि करेक्ट रिफ्लेक्टेड रे का रे डायग्राम कौन सा है।